संभलता हूँ तो ये लगता है मुझको कि उसके साथ धोखा कर रहा हूँ। अरे यार, बस एक तू है जिसे दोस्त बोलता हूँ मैं, वगरना साथ में ऐसे 50 बैठते हैं। क्या बात। गजल और नज्म में क्या फर्क होता है? गलत स्टेप कहूंगा मैं उसे, मैंने जॉन एलिया को पढ़ा था, है ना। ये जॉन एलिया को हाँ। पढ़ना गलत स्टेप कैसे हो सकता है? जॉन एलिया को पढ़ना गलत स्टेप ऐसे है कि आज की डेट में आपका पसंदीदा शायर कौन? क्योंकि चुनी वो बस की ज्यादा थी लड़कियां जिसमें अच्छा, बिछड़ के तुझसे मैं रोता हुआ नहीं आया। क्या कहने? वाह। आपकी नजर में क्या डेफिनेशन है इश्क की? मेरे जिंदगी के सबसे अच्छे दिन और मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन, ये दोनों ही मुझे इश्क ने दिखाए, प्यार ने दिखाए। रदीफ और काफिया क्या होता है? सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, मैं अगर शेर ना कहता तो मर गया क्या होता। कहना है, जिंदाबाद। अच्छा गौरव भाई, आपको तहजीब हाफिज साहब फॉलो करते हैं और तहजीब हाफिज आज की शायरी का एक बड़ा नाम है, तो आपसे आपकी उनसे कुछ बात हुई है? उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। आपने एक बड़े बूढ़ों की एक कहावत जरूर सुनी होगी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। यानी सुनार जो है छोटी छोटी हल्के 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 सोने को तराशने के लिए हल्की हल्की एक किसी भी चीज़ से चोट मारता है, लेकिन लोहार जो होता है वो एक मारता है और काम बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह से शायर आता है और एक शेर कहकर पूरी महफिल को लूट के ले जाता है। लेकिन शायरी को आप किस तरह से करेंगे, या आप शायरी में रदीफ, काफिया या बहर, ये क्या चीज़ होती है, या आपको अगर शायरी स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले किस शायर को सुनना चाहिए, या क्या क्या स्टेप इसके अंदर होने चाहिए, तो आज हम इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गौरव कुमार भाई और अमूल्य मिश्रा जी। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट पर। और आज का पॉडकास्ट इसी सब पर रहेगा कि हम मतलब शायरी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ में फिर हम शायरों पर भी बात करेंगे और इनकी गज़ल पर भी बात करेंगे, तो इस पॉडकास्ट को देखिएगा। मेरा सवाल था कि अगर कोई शायरी करना शुरू करे तो वो सबसे पहले किस शायर को सुने? दूसरा ये कि उसके स्टार्टिंग स्टेप क्या होने चाहिए कुछ लिखने के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इंटरेस्ट डेवलप कैसे होता है? जब आप दूसरे शायरों को सुनते हैं जी, है ना। एक तो आपके अंदर से भी कुछ होता है, और दूसरे शायरों को जब आप सुनते हैं तो किसी भी नए आदमी को अगर मतलब सीखना है, अगर शायरी करनी है, तो पहला स्टेज तो जो हम सबका था वही होता है कि हम मुशायरों की वीडियोस देखते हैं जी, मुशायरों की वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हाँ, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि मुशायरों में ऐसी शायरी पढ़ी जाती है ना, जिनकी रीच ज्यादा होती है, और जो लोगों को आसानी से समझ आ जाएंगे। आम शायरी होती है, आसानी से समझ में आती है। सपोज इसका एक, मैं इन्हीं की बात को मतलब आगे बढ़ाऊंगा कि राहत इंदौरी साहब या कुमार विश्वास साहब, ऐसे लोगों के शेर सुनकर ही शायद मुझे भी इंटरेस्ट आया था मतलब शायरी में। मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा नहीं है, मैं पहले से शायरी थोड़ा बहुत टूटी फूटी जैसा हम सब अपनी करते हैं, वो आप भी आई एम श्योर करते होंगे और जो भी हमारी ऑडियंस है, लेकिन ऐसे इंटरेस्ट आता है सबको। अच्छा प्रोसेस तो है। वही अगर शुरुआत में सुनना है इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, तो मुशायरों की शायरी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी, और फिर आप बहुत जरूरी है। और फिर आपको किताब पढ़नी है तो आप बशीर बद्र या निदा फाजली से शुरुआत की जा सकती है ना। और नासिर काज़मी हैं, अहमद मुश्ताक हैं, अहमद फराज भी हैं। हाँ, तो ये सब शायरों को। अच्छा, जब आपने शुरू किया था तो आपने किसको पढ़ा था? मैंने तो बहुत एक गलत स्टेप कहूंगा मैं उसे, मैंने जॉन एलिया को पढ़ा था, है ना। ये जॉन एलिया को पढ़ना गलत स्टेप कैसे हो सकता है? जॉन एलिया को पढ़ना गलत स्टेप ऐसे है कि उसके बाद में फिर आपको कोई बिना स्विमिंग सीखे समुद्र में भी नहीं तैरना चाहिए। आप काफी समय तक ना उनके एक काबू में रहते हैं फिर, है ना। और सबसे पहले आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपके जब आप लिखेंगे ना, तो उस पर भी काफी उनका इन्फ्लुएंस आ जाएगा फिर जी, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे करके उन तक पहुंचना चाहिए। अमूल्य भाई, आपने किस शायर को? यार मेरी जो, मैं जहाँ से आया, मैं एक्चुअली पहले कवि सम्मेलन में ज़्यादा एक्टिव था जी, तो मैं कविताएं करता था। तो धीरे धीरे उधर से इधर की, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों जुड़े हुए हैं, कवि सम्मेलन और मुशायरे। तो जब मैं इधर
मुशायरों की तरफ मेरा रुझान गया तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छी मतलब शायरी हो रही है, तो राहत इंदौरी साहब से मैंने शुरू किया था। अच्छा, अभी आज की डेट में आपका पसंदीदा शायर कौन है? शारिक कैफी, नो डाउट। शारिक जी, जी। शारिक कैफी, एक शब्द शारिक में, कैफी, बिल्कुल शारिक कैफी, एक without शब्द a में। doubt। अच्छा, और ये हमारी बात नहीं हुई है, हमने अलग अलग कहा है कहीं अगर आपको लग रहा जी हो। जी जी। हाँ, अच्छा, कोई एक शेर उनका? झिझकता हूँ उसे इल्जाम देते, झिझकता हूँ उसे इल्जाम देते, हाँ, कोई उम्मीद अब भी रोकती है, क्या क्या हाँ, उसे यूं चेहरा चेहरा ढूंढता हूँ, वो जैसे रात। वो जैसे रात दिन सड़कों पे होगा। क्या क्या। बालमोहन भाई, इससे पहले पॉडकास्ट मैंने बालमोहन भाई के साथ किया था, तो मैंने उनका फेवरेट शायर पूछा तो उन्होंने भी शारिक कैफी साहब का ही नाम लिया। उसके बाद में जाके मैंने उनको पढ़ा, देखा, तो हकीकत में वो इतने काबिल शायर हैं कि उनका फैन हुआ जा सकता है। अरे या उनकी उनकी शायरी नज़में बा कमाल नज़में, उनकी एक अभी किताब भी आई है, एक कब्रिस्तान के नल पर। अच्छा, जिसको जी, नज़मों जी। का शौक है हाँ, उसको वो किताब जरूर एक बार पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ में, और बेहद खूबसूरत किताब। इसमें भी मैं आपको वही वार्निंग दूंगा कि जैसे जॉन एलिया हाँ। अपनी चपेट में ले लेते हैं ना आपको, शारिक कैफी का भी यही मामला है। अब ये देखो कि और- हम लोग तो शायरी हाँ। करते हैं, जी हम उनकी चपेट में हैं, हाँ, तो अब और शारिक कैफी साहब का ऐसा है ना कि आप देखेंगे जो उर्दू के बड़े बड़े शायर हैं, उन्होंने बड़ी शायरी की है बाहर की चीजों पर, जैसे आसमान पर की है ना, कायनात पर, खुदा पर, इस पर बड़े बड़े शेर कहे गए हैं। शारिक कैफी का मामला क्या है, अंदर की चीजों पर शेर हैं उनके, अच्छा, है ना। आपके अंदर क्या हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर कोई आदमी बैठा है ना, और हमारी वो आपकी बात कह रहा है, हमारी और चीख अचानक ने एक आपको भीड़ तो इकट्ठा हाँ। की, हमारी चीख ने एक भीड़ तो इकट्ठा की, मगर हमारा पुकारा हुआ नहीं आया। क्या कहने। आप ये शारिक उनके कैफी शेर का पढ़कर आपको अचानक है। ऐसा लगेगा कि मेरी कोई चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि इतना सटल थॉट आपका, जिस पर मतलब आप फौरन खुद भी- रिलेट हाँ, करने लगेंगे। हाँ, जिस पर आप खुद बिल्कुल, भी ध्यान ना बिल्कुल, देते हो, बिल्कुल। जिस अरे पर आप इस- खुद भी शायद ध्यान ना देते हो, वो लिख देंगे वो। इसी गजल में मैं सॉरी टोकता हुआ, इसी गजल में इनका एक शेर है कि चुनी वो बस की ज्यादा थी लड़कियां जिसमें, अच्छा, बिछड़ के तुझसे मैं रोता हुआ नहीं आया। क्या कहने। वाह, अभी आपने एक शेर वो वाला सुना जी कि जो मैंने अभी सुना आपको कि हमारी चीख ने एक भीड़ तो इकट्ठा की, मगर हमारा पुकारा हुआ नहीं आया। और दूसरा शेर ये उसी गजल में कि चुनी वो बस की ज्यादा थी लड़कियां जिसमें, बिछड़ के तुझसे मैं रोता हुआ नहीं आया। अब दोनों शेरों का आप देखिए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल। शारिक अच्छा, कैफी के शारिक यहाँ कैफी साहब का कमाल है। जैसे मैं वो अंदर की बात कहने की बात कह रहा था कि अगर दिल पर जरा काबू रहा तो, जी अगर दिल पर जरा काबू रहा तो ये समझौता मेरी शर्तों पे होगा। क्या कहने। ये बताओ। अब जैसे एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि कुछ चीजों को समझने के लिए उनको फील करना जरूरी है, तो ये चीज अगर आपके अंदर से होगी तो आप इस शेर को समझ लोगे, जी है ना। इंटरस्टेलर एक फिल्म आई थी, उसमें एक कोट था कि वी यूज्ड टू लुक अप इन द स्काई एंड वंडर एट आवर प्लेस इन द स्टार्स, जी नाउ वी जस्ट लुक डाउन एंड वरी अबाउट आवर प्लेस इन द डर्ट। अब शारिक कैफी का ये शेर सुनिए कि था कभी दुनिया बदलने का जो अज़्म, हाँ, था क्या अच्छा कभी शेर दुनिया है। बदलने का जो अज़्म, आज वो नुक्कड़ का झगड़ा बन क्या गया। कहने यार, क्या जिंदा। कभी जो डिटर्मिनेशन थी कि मैं दुनिया बदल दूंगा, है ना। वो एक हाँ, आज मैंने पाया खुद को कि मैं नुक्कड़ में झगड़ा कर रहा हूँ। इसको किसी भी इस इसको तो तरीके आप से कहीं वो- भी ले सकते हो यार, वही, इसको फैमिली पे रह सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो शेर बनाने का तरीका है यार, वो इतना जो प्रोसेस है, निगाहें मिलाने की हिम्मत न थी, सो उंगली में चाबी घुमाते रहे। क्या क्या- ऑब्जर्वेशन का शेर। क्या ऑब्जर्वेशन है। क्या अब यार, ये- मतलब मैं हाँ। पहुंच गया वहां पर। जी जी। मतलब आदमी जब कुछ नहीं करता हाँ। तो फिर निगाहें क्या में कहने हाँ। यार, जिंदाबाद भाई। हाँ। चाबी छल्ला है थी। चाबी। चाबी है। उसे यूं चेहरा चेहरा ढूंढता ये हूँ, वो जैसे रात दिन सड़कों पे होगा। होगा। ये शेर आप हाँ तो शारिक कैफी इसलिए हमारे जी हाँ। बसे अच्छा। एक और शेर मैं जी, सुना जी। दूं उनका कि संभलता हूं तो ये आहा। लगता है मुझको, अरे, संभलता हूं तो ये लगता है मुझको कि उसके साथ धोखा कर रहा हूं। अरे यार भाई। बिल्कुल दिल को चीर देते हैं अच्छा, आपके मैं आपको एक बात और मतलब- बता दूं। शेर। जी आप शारिक कैफी साहब के बारे में अगर चर्चा करेंगे हाँ। तो शायद ये पॉडकास्ट तो ये वहीं 2-4 चली घंटे जाएगी फिर। 2-4 घंटे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वक्ती तौर पे, हाँ खैर हालांकि कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं उनका
शारिक कैफी है, जॉन साहब है, हम्म। लेकिन उनको कहा जा सकता है कि वो हाँ आज के दौर के हाँ आप ये मान सकते हो कि वही कैफियत जो है लगभग मुझे शारिक कैफी साहब के यहाँ भी नजर आती है। जी, और बड़ा कमाल है। जबरदस्त शेर था गौरव भाई, जी, एक बार और सुनाओ यार। वो संभलता हूं तो ये लगता है मुझको तुम्हारे साथ धोखा कर क्या रहा हूं। क्या, और हकीकत बात है कि वो कहते हैं ना, मूव ऑन कर लिया जी मैंने जी जी मोहब्बत जी, से, बिल्कुल बिल्कुल या मैं बाहर निकल के आ गया। बिल्कुल। तुमने मोहब्बत ही नहीं करी। जिस मोहब्बत से आपने मूव ऑन कर लिया ना, वो मोहब्बत ही नहीं थी कभी, क्योंकि मोहब्बत से मूव ऑन कर ही नहीं सकता आदमी। और आपने इस शेर को समझ लिया ना। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि कुछ चीजों को समझने के लिए उन्हें फील करना जरूरी है। जी। तो शारिक कैफी की शायरी उसी तरह की है। आधा मालिक हो जाता है हाँ, पहला दावेदार पहला किसी क्या ए आप हाँ। बस क्या कहने छोड़ यार। दो फिर उसके बाद। अगर शारिक, अगर हमारा टॉपिक शारिक साहब है तो फिर तो यही हमने उनका रातें शेर था भी कि बिता रही हैं। कितने इश्क किए हैं ये भी याद नहीं, लेकिन फिर भी ये लगता है पहला बाकी पहला है। बाकी। देखो, अब इसको ये भी देखो कि इसको दो तरह से समझा जा सकता है। जी, कितने इश्क किए हैं ये भी याद नहीं, फिर भी ये लगता है पहला बाकी है। कि इतने इश्क करने के बाद भी पहले प्यार का असर हम पे है, फिर भी ये लगता है पहला बाकी है हमारे अंदर, है ना। और एक ये कि इतने इश्क कर लिए लेकिन फिर भी वो फीलिंग हमें नहीं आई, ऐसा लग रहा है अभी पहला इश्क करना बाकी है। बाकी हाँ, दोनों तरह, लेकिन हाँ, बात वही हो रही है। हाँ हाँ अच्छा, जब बात इश्क की ही चल रही है जी। और इतने सारे शेर आ गए, पहली मोहब्बत और मूव ऑन वाली बात आ गई, तो आपकी नजर में क्या डेफिनेशन है इश्क की या प्यार की? इश्क सुनकर पहले मुझे 2-3 शेर याद आएंगे, मैं आपको वो सुना जी, देता जी, हूँ जी। इश्क के ऊपर। एक अफजल खान एक शायर हैं, उनका शेर है कि इश्क होता है बंदगार मियाँ, हो रहे हो कहाँ फरार मियाँ। क्या जिंदाबाद। एक और किसी का शेर है कि मोहब्बत आम सा एक वाकया था, वाह, मोहब्बत आम सा एक वाकया था हमारे साथ पेश आने से पहले। और शारिक कैफी साहब का एक शेर है कि इश्क इतना बड़ा गुनाह नहीं, छुप ना पाए तो मत छुपाइएगा। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। तो मैं इतना काबिल तो नहीं हूं कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े शायर जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहे और नहीं कर पाए, तो मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, उसके बारे में कुछ ऐसे सब्सटेंशियल बता दूं। मैं तो इतना बता सकता हूं कि इश्क ने मुझे फील कैसे करवाया। जी, तो इश्क हमें हर इमोशन का एक्सट्रीम दिखाता है जी, ना। उसमें आपको एक्सट्रीम पर प्यार भी फील हो रहा है, एक्सट्रीम पर गुस्सा भी आता है, फिर एक्सट्रीम पर नफरत भी होती है। तो मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन और मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन, ये दोनों ही मुझे इश्क ने दिखाए, प्यार ने दिखाए, है ना। लेकिन हालांकि जो अच्छे दिन थे वो बुरे दिनों के मुकाबले बहुत कम थे, है ना। लेकिन फिर भी वो 2-4 दिन जो थे, मैं कहूँगा वो सारे बुरे दिन देखने के वर्थ इट हैं वो, जी, है ना। वो अच्छे दिन सारे बुरे दिनों पर भारी है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप कहना चाहेंगे कुछ इश्क पर? यार मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब आप किसी से इश्क में होते हो किसी के साथ, तो मुझे लगता है इश्क बड़ी रूहानी चीज़ है। रूहानी चीज़ खाली मुझे लगता है कि ईश्वर के अलावा आदमी और यहाँ पे जो बाकी भौतिक चीज़ें हैं, इनसे इश्क नहीं होता, चाहे वो आम इंसान हो या फिर लोग हों या जो भी हो। लेकिन इसके बावजूद इसके जब हम किसी से इश्क फरमाते हैं या फिर उससे इजहार करते हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू गॉड एक जगह देते हैं। जी, तो फिर अब तो हम अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। तो अब तो ये उसके हाथ में है कि वो हमें खुशियाँ दे, गम दे, हमें छोड़ दे, हमें अपने साथ रखे। तो कहीं ना कहीं अच्छा, एक मुझे किसी का शेर याद आता है, कुशल दुनेरिया का स्पेशली शेर याद आ गया मेरे को कि तुझे क्या इल्म कितनी मिन्नतों से काम होते हैं, जी, तुझे क्या इल्म कितनी मिन्नतों से काम होते हैं, दुआएं सबकी होती हैं, खुदा सबका नहीं क्या होता। कहने, वाह वाह वाह। तो ये वही बात है कि किसी के हिस्से में आता है, किसी के हिस्से में खुदा ज़्यादा मेहरबान रहता है, जी, तो उसके हिस्से में खुशियाँ आती हैं, जिसके हिस्से में मैं नहीं रहता, इश्क उसको बर्बाद कर देता है। जी। गजल और नज़म में क्या फ़र्क होता है? गजल और नज़्म में क्या फ़र्क जी। होता है? तो दोनों ही शायरी की एक
मतलब दो प्रकार हैं, जी, दो टाइप्स हैं, सिंफ है। है ना। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि शेर क्या होता है जी, ना। शेर जो है वो उर्दू शायरी का हम एक बेसिक यूनिट कह सकते हैं उसको, है ना। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि एक शेर में लास्ट के वर्ड्स का राइम होना ज़रूरी है, जो कि नहीं है ना। शेर में क्या ज़रूरी है, दो मिसरे हों, है ना, और दोनों सेम बहर में हों, ठीक है, और उससे आप एक बात कह रहे हैं, है ना। जी, तो एक शेर को आप एक मिनी पोएम भी कह सकते हो, है ना। जी, हाँ, तो इस तरह से जब 4-5 शेर का एक कलेक्शन होता है और कुछ और चीजें आती हैं उसमें, है ना, एक मतला आता है, एक मक्ता आता है ना, और सभी शेर एक बहर में होते हैं, तो उसको हम एक गजल कहते हैं, काफिया रदीफ, जी, है ना। ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो उसको हम एक गजल कहते हैं। जबकि नज्म जो है, नज्म में ये हो भी सकता है और नहीं भी। नज्म में ऐसी पाबंदी नहीं होती, क्या हाँ। नाम है, काफिया और रदीफ की इस तरीके से, लेकिन नज्मों का भी अपना एक मीटर होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये एक भ्रम है कि इनकी नज्मों में मीटर नहीं होता है, कि नज्में बिना मीटर के चलती हैं और आपको जो लिखना है लिख लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। नज्मों का अपना एक मीटर होता है, उसकी भी एक, ऐसा नहीं कह सकते कि बहर होती है, वो एक होती मीटर में ही है, जी। लेकिन तो मतलब ऐसा नहीं है, नज्म कुछ भी होता। नहीं कर सकते आप नज्म। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि हाँ। जैसे काफी लोग मुझसे पूछते हैं, डीएम में मैसेज आते हैं कि अच्छा ये मेरी ये जो गजल है ये बहर में तो नहीं है, तो क्या मैं इसको नज्म कह सकता हूँ, हाँ। है ना। वो तो कुछ कहानी लोगों नहीं को हो लगता है एक नज्म की ना 2-3 टाइप्स हैं। एक है पाबंद नज्म, है ना। जी, अब पाबंद नज्म में आपको रदीफ जरूरी नहीं है, लेकिन काफी का ख्याल रखना होता है ना, और सभी हाँ। मिसरे सेम बहर में होने चाहिए जैसे गजल में थे, बिल्कुल। ठीक है। अब गजल और नज्म में एक बेसिक डिफरेंस है, नज्म जो है एक सेंट्रल आइडिया के आसपास घूमती अच्छा, है ना, और गजल के सब शेर जो हैं अपने आप में एक पोइम्स हैं, है ना? अपने नज्म आप में एक काइंड पोइम ऑफ है। अ पोएट्री, जो हम जैसे हम हिंदी की कविताएं पढ़ते हैं, जैसे नागार्जुन लिखते थे एक लंबी कविता, जी। उसको आप नज्म कह सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अगर एक शेर है, वो एक शेर अपने आप में ही एक मुकम्मल एक चीज जी, है। जी। और आप देखोगे कि ना, किसी भी गजल का जो दूसरा शेर होता है, वो हमेशा दूसरी बात कर रहा है। जी, लेकिन जो एक, क्या नाम है, में कविता शुरू होती है या नज्म होती है शुरू, वो एक आइडिया को लेके चलती है और वही पूरा आखिरी तक का वो लेके आता और नज्म की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि हर शेर अपने आप में एक नज्म है, और नज्म का दायरा इतना बड़ा है कि आप ये भी कह सकते हो कि है। नज्म- गजल के अलावा उर्दू शायरी में जो भी है वो नज्म है, वो सब आपको आप नज्म में वो कर सकते हो, है ना। ऐसा ही और जैसे मैं बता रहा था, पाबंद नज्म में, है ना, काफी होते हैं, और एक और आती है मोर्रा नज्म, मोर्रा नज्म, है ना, ब्लैंक वर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसमें काफिया रदीफ किसी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन सभी मिसरे गजल की तरह सेम बहर में हैं, ठीक है। और एक आती है फिर आजाद नज्म, जिससे कंफ्यूजन होती है ना। लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बहर में नहीं है तो मैं क्या इसको आजाद नज्म कह सकता हूँ, जो ऐसा नहीं है, क्योंकि आजाद नज्म में भी पाबंदी बहर जरूरी है ना। बहर की पाबंदी होती है। हाँ, फर्क क्या है कि गजल में सभी मिसरे, है ना, सेम लेंथ के थे, सेम बहर में और सेम लेंथ। एक बहर क्या होती है, एक साउंड का पैटर्न है जिसको आप रिपीट कर रहे हो, है ना। हाँ, तो उससे एक बहर बन रही है, वो पैटर्न के रिपीट करने से जो पैटर्न बनता है उसको एक बहर कहते हैं, है ना। तो आजाद नज्म में क्या होता है, उस नंबर ऑफ रिपीटिशंस को आप अपने हिसाब से, है ना, जी, घटा या बढ़ा सकते हो, है ना। इसलिए उसमें मिसरों की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बहर फॉलो होती है उसमें। इसमें रदीफ और काफिया की बात हुई, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको आसान करके बताएं कि रदीफ और काफिया क्या होता है। रदीफ क्या है, गजल के पहले शेर में, पहले शेर के दोनों मिसरों के लास्ट में और बाकी शेरों के दूसरे मिसरे के लास्ट में जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसे रदीफ कहते हैं, जी, है ना। क्या है, बार बार हुआ क्या है, वफा क्या है, दवा क्या है, तो क्या है रिपीट हो रहा है ना, ये रदीफ है। और जो वर्ड चेंज हो रहा है वो राइम हो रहा है ना, हवा, हाँ, ये काफिया है, ये काफी अच्छा, ये काफिया, मतलब काफिया चेंज हो जाता है, काफिया इज राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड, हाँ। और रदीफ को इंग्लिश में रिफ्रेन कहते हैं, है ना, ये चेंज नहीं होती। एक कहावत भी है इसीलिए शायरों के बीच में कि एक दोस्त को रदीफ की तरह होना चाहिए जो आपके साथ रहे।
अच्छा काफिये तो बदलते रहते हैं। क्या कहना है? गौरव भाई और अमूल्य भाई, अक्सर कहा जाता है कि जिस चीज़ को हम कह नहीं पाते या हम जिस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको हम लिखते हैं, और जब हम लिखते हैं तो फिर वो चीज़ दुनिया सुनती है। तो शायरी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, या शायरी आदमी शौक में करता है? यार एक शायर हुए हैं बाल बाल स्वरूप राही, उनका एक शेर है कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तो हमने दो चार कहे। क्या हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, उस पर क्या गुजरी होगी जिसने शेर हजार कहे। क्या कहने हैं? वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा आपने बताया, हालातों का ही नाम है शायरी। अच्छा, आदमी खुश होता है तो शायरी करता है, आदमी दुखी होता है तो भी शायरी मतलब करता है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, जो आदमी शायर होता है वो शायरी के लिए जगह बना ही लेता है किसी अपने अपने हर इमोशन में कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से ये हालातों का नाम है जी। अच्छा, अब्बास ताबिश साहब का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, हाँ, मैं अगर शेर ना कहता तो मर गया क्या होता। कहने हैं, जिंदाबाद। तो यही बात है कि आपके अंदर कुछ है जी जिसे आप कहना चाहते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है वो, है ना। फिर आप उसको शायरी के वे में कहने की कोशिश करते हैं, है ना। और आपने पूछा कि हालात को लेकर शायरी करते हैं, जो यहाँ जो अपने अंदर हो रहा है उसको लेकर शायरी की जाती है। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो हो रहा है, शायरी उसको ही लफ्ज देने का नाम है ना। हम्म, लेकिन आपके अंदर जो चीज हो रही है जी। उसको अलग अलग चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ हो, वो आपके अंदर की चीजों को इन्फ्लुएंस करे, है ना, आपके इमोशंस को इंसाइट करे, है ना। हो सकता है बाहर कुछ हो रहा है ना, प्रोटेस्ट हो रहा है जो उस पे शेर कहे जाते हैं, तो वो चीजें आपके अंदर ऐसे इमोशंस लगाएं कि आपको शायरी कहने की जरूरत महसूस हो। जी। तो ये है। अच्छा, एक शायर के लिए रात कितनी जरूरी है? शायर के लिए रात तो बहुत जरूरी। वो शेर है ना कि रात का हम पर बड़ा एहसान है, रो लिया करते हैं खुलकर रात में। क्या और शारिक कैफी साहब की एक नज्म है जायद जिंदगी, हाँ। उसका आइडिया ये है कि हमको रातों को जागने की आदत थी, शायरों में होती है रातों को जागने की आदत, है ना, और आर्टिस्ट्स में, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने रात को जागकर उम्र गुजारी, ये हमने एक्स्ट्रा जिंदगी जी ली। हमारे हिस्से में जो जिंदगी लिखी थी उससे एक्स्ट्रा जिंदगी जी ली हमने रात को जागकर। इसलिए हमारी जिंदगी में जितने दुख आए हैं उस वजह से आए हैं, वो एक्स्ट्रा जिंदगी जीने की वजह से। जी तो वो एक्स्ट्रा जिंदगी जीना शायर के लिए बहुत ज़रूरी है जी। है ना। रात में एक खालीपन, एक तन्हाई का जो एहसास होता है वो ज़रूरी है, मतलब सबके लिए भी नहीं है। नहीं, रात में अक्सर ज्यादातर आर्टिस्ट लोग ही जागते हैं, और रात में जो थॉट निकलता है ना, जी। जो रात में बात निकलती है, वो किसी भी हो, मोहब्बत हो या आपका पेशा हो, रात बहुत जरूरी है। ऐसा ही है। क्योंकि 12 बजे के बाद जो आपका मीटर चालू होता है ना, वो फिर आपको पता नहीं हाँ, कहाँ वो कहाँ एक ले जाता है। सन्नाटा होता है, वो एक खालीपन का एहसास होता है जब आप अकेले हो, है ना, तो काफ़ी इमोशंस आते हैं आपके। अच्छा, जी। मुझे ऐसा लगता है इसी सवाल का जवाब है कि अंधेरा जो है वो प्योर है एक तरीके से। हमेशा आप देखो रोशनी बनाई जाती है, उजाला आता है, सूरज आता है, रोशनी आती है, अंधेरे को मिटाती है, लेकिन प्योर फॉर्म में जो है वो अंधेरा है। जी ठीक है। तो रात जब अंधेरा हमारे ऊपर हावी होता है तो आप देखो हम घर में भी लेटे रहते हैं, या हम क्या नाम है किसी भी हाल में हो रिलैक्स अपना करते हैं, तो पूरे दिन की सारी बातें, सारी थकान हमारे जहन में आती है। हम सोचते हैं, पूरा दिन एक बार गो थ्रू होता है कि आज हमने क्या किया। हमें इनफैक्ट ये तक मालूम होता है कि हमने किसके साथ बेईमानी की, हमने किसके साथ ईमानदारी की, हमने कहाँ अच्छे अच्छे काम किए। ये थोड़ा सा रात को एक बार है ना आदमी अपने एनालिसिस अपना ना करता, अपने क्या नाम है गुनाहों का एक हिसाब किताब अपना करता है। तो उस मुझे लगता है रात में इंसान थोड़ा ऑनेस्ट होता है, क्या दुनिया से हटके। सच बात है। हाँ, तो अगर जब वो ऑनेस्ट होता है तो इसी हिसाब से वो फिर अपने
शेर बुनता है अपना, फिर वो क्या नाम है, कहीं ना कहीं इस एनर्जी को निकालना चाहता है, तो वो शायरी लिखता है या म्यूजिशियन है तो वो गीत बनाता है। और ऐसी चीज़ें फील भी जो क्या नाम है कर पाते हैं, वो हर आदमी कहीं ना कहीं इसको मतलब करता है। शायद आर्टिस्ट में या शायर में या जो भी ऐसा आदमी, उसमें बस खाली यही फ़र्क है कि हम लोग शायद उनसे थोड़ा सा ज़्यादा महसूस अपना कर लेते हैं। जी। तो इसीलिए रात का हिसाब ऐसा है कि अगर आप इसको मोहब्बत पे लो तो दिन भर तो मेरा कट जाएगा। हाँ, एक आशिक का, एक मोहब्बत करने वाले का पूरा दिन दोस्तों में यारों में कट जाता है, लेकिन जब वो रात को बिस्तर पे जाता है ना, और एक उसके शेर भी है बाद में जो इससे। उसकी याद आती मीर असर का एक हाँ, शेर है वही इसपे कह के, रहा था। दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं क्या आती। दिन तो खैर हाँ। गुजर जाता है, रातें पागल कर देती। हाँ। तो रात हाँ। तो मैं कहूँगा कि एक आर्टिस्ट के लिए रात अच्छी हो सकती है, एक कलाकार के लिए, एक शायर के लिए रात अच्छी हो सकती है, लेकिन एक आशिक के लिए रात एक अजाब से हाँ कम नहीं, नहीं, ऐसा ही क्योंकि रातें नहीं कटती आसानी से। है, ऐसा ही है। तो वो फैज का भी शेर है ना कि कब ठहरेगा दर्द है दिल, कब रात बसर होगी, क्या सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हाँ। रात में एक्चुअली। जी। कोई आपको उस तरीके से परेशान करने वाला नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि रोशनी बनाई जाती है, तो रोशनी बनाने से मेरा मतलब है कि दिन में आदमी अपने आप को उलझा के रखता है, कहीं ना कहीं फंसा रहता है। दोस्त लोग मिलने आते हैं, ये हुआ, खुद से जो आदमी मिलता है वो रात में ही एक ऐसा टाइम होता है जो मिल पाता है, वरना ऋषि मुनि मिलते हैं फिर तो आम आदमियों का तो यही प्रोसेस है। जी। अच्छा, आप जैसे वीडियोस बनाते हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा एक दो शेर जो ऑडियंस की समझ में ना आए तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं कि इस तरह से, या आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको लोगों को एक्सप्लेन करना है, शेरों के बारे में बताना। क्योंकि बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि आजकल जो शायरी ज़्यादा फेमस है वो ज़्यादा फेमस है जो, मतलब मैं कहूँगा कि जिसमें एक के बाद एक चीज़ हो रहा है, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं खा रहा था, इस तरह की शायरी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। उसकी वजह है कि वो लोगों के दिमाग में आसानी से फिट हो जाती है। लेकिन ऐसे ही है। वहीं पे एक शेर आता है कि मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए बुला कर लाता हूँ। तो ये आदमी जो नया शेर सुनने वाला है वो कहेगा यार ये पता नहीं क्या है। जी। तो ये आपको बड़ा अच्छा है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके दिमाग में कहाँ से आया ये आइडिया कि आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है लोगों को? ये मुझे भी पहले ऐसा इतना नहीं पता था कि शेर में ये इस तरह की बातें भी हो सकती हैं, है ना, इस तरह की बाइनरीज होती हैं, ऐसा रब्त होता है। तो मैंने गालिब और मीर की एक्सप्लेनेशंस पढ़ना शुरू की, है ना। गालिब को कई लोगों ने एक्सप्लेन किया है, मीर को एक्सप्लेन किया है कई लोगों ने, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया और मतलब बहुत मज़ा आना शुरू हो गया मुझे वो पढ़ने में, है ना। तो फिर मुझे लगा कि फिर मैंने वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू की जब मैंने दूसरे शायरों को पढ़ा, जी। है ना, जैसे जॉन एलिया को पढ़ा या और आसपास के जो शायर हैं जो उनके बाद के जिनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, है ना। तो वो चीज़ें जो मैंने वहाँ सीखी उनको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की, तो ये सब चीज़ करने में मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। तो फिर मैं चाहता था कि मैं बाकी लोगों को भी बताऊं जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जी। है ना। हाँ, तो ऐसे मैंने इस पेज की शुरुआत की। जी। अच्छा, एक मेरा सवाल और था कि जॉन एलिया पे मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। जी। जॉन एलिया साहब पर, तो जी। जॉन एलिया साहब को किस नज़रिए से देखते हैं? जॉन एलिया साहब बहुत कमाल के शायर हैं जी। बहुत एक अलग लहजे के शायर हैं और मेरे पसंदीदा शायरों में एक हैं। हालांकि उन पर आजकल काफ़ी नए लोग आए हैं और कुछ पुराने लोग भी जो उनको जिन्होंने ओवररेटेड कहना शुरू किया है जॉन एलिया को, है ना, जॉन एलिया की बुराई करना शुरू किया है। पता नहीं, मुझे इसका रीज़न तो समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे हिसाब से तो जॉन एलिया बहुत कमाल के शायर हैं। गौरव भाई, अभी आपने कहा कि जॉन को ओवररेटेड कहते हैं लोग, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे कि यार जॉन को भी कोई ओवररेटेड कह सकता है यार, जॉन एलिया तो अजीब बात तो मुझे भी ये लगती है। लेकिन कुछ लोग, आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद होता है कि वो बाकी समाज से अलग दिखें, जी। है ना। हर कोई जो बात कर रहा है उससे वो एक अलग बात कहें ताकि वो लोगों की नज़रों में आ सकें, है ना। यही लोग थे जब जॉन एलिया
इतने फेमस नहीं थे सोशल मीडिया से पहले, इतने फेमस नहीं थे। यही लोग थे जो जॉन एलिया के नाम पर इवेंट करवा रहे थे, है ना। और यही लोग हैं, अगर जॉन एलिया आज भी फेमस ना होते तो वो शायद जॉन को सबसे बड़ा शायर बता रहे होते। लेकिन अब क्योंकि जॉन फेमस हैं, सही बात, जॉन मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, ऐसा ही है। अब उन्हें अलग दिखना है, इसलिए अब जॉन की बुराई करनी पड़ेगी जी। और कुछ लोग जेन्युइन भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉन से कुछ अच्छे शायर हैं। जैसे उन्हें लगता है कि फॉर एग्जांपल अहमद मुश्ताक हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, नासिर काज़मी हैं, ये सब लोग उनके अकॉर्डिंग जॉन से अच्छे शायर हैं। तो उन्हें लगता है, उनका एक अच्छा कंसर्न है कि उनको भी फेमस होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं कहता हूं कि जॉन को आपको नीचा दिखाने की जरूरत क्या है। जॉन को आप किसी भी एंगल से आप बुरा शायर तो नहीं कह सकते, जी, है ना। अब ये लोग क्या करते हैं कि इनकी वजह से जॉन को बुरा शायर कहना शुरू कर देते हैं। जी। और मैं ये कह रहा हूं कि इरफान सिद्दीकी का, नासिर काज़मी का, या अहमद मुश्ताक का, या बानी का, इन सब लोगों का नाम मेन स्ट्रीम में लोगों ने नहीं सुना है ना। अब इन सब में से निकलकर जॉन एलिया ना अच्छी शायरी करके मेन स्ट्रीम तक पहुंच गए हैं, तो आप उन्हें उनकी बुराई करने में क्यों लगे हैं? आप अपने फेवरेट शायर को आगे लाइए ना, जी, ताकि शायरी का कलेक्टिवली भला हो सके। जी, है सही। जॉन को आप, जॉन की बुराई करके आप शायरी की कोई हेल्प नहीं कर रहे। जी, जी, हाँ, खुद को सेटिस्फाई कर सकते हाँ, हो आप कि उससे अलग रखकर, बिल्कुल, लेकिन शायरी का इससे कोई फायदा जी, नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, जॉन साहब की कोई पसंदीदा गजल जो आपको पसंद हो? जॉन साहब की तो बहुत सी गजलें हैं। उस गली ने ये सुन के सब्र किया, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। क्या? हाँ। और एक और चीज मुझे अभी जॉन एलिया शायद मेन स्ट्रीम में इसलिए भी इतने फेमस हैं आज, क्योंकि अगर उनके डिप्रेशन की बात की जाती है जी, ना, तो उन्होंने डिप्रेशन को या दुख को उस तरह से नहीं बताया जो शायरी में हो रहा था, जी, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सहरा में चला गया, वो भी कहा है, लेकिन फिर इस तरह के शेर आते हैं जो जिससे हम बिल्कुल पूरी तरह से रिलेट कर सकते हैं। जैसे उनका शेर है कि तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है कहीं, है ना। तो हमारी जिंदगी में जो डिप्रेशन है वो तो इसी फॉर्म में आ रहा है ना। हम तो रेगिस्तान में, हम जंगलों में नहीं भटक रहे। उनका एक शेर है जैसे कि उठाकर क्यों ना फेंके सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें, है ना। तो ये है। जी, जी, तो इसलिए मुझे लगता है जॉन एलिया हमें इतने रिलेटेबल लगते हैं। उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। और आपने फेवरेट गजल उनकी पूछी थी, हाँ, तो उनकी फेवरेट गजल, अब पूरी गजल तो याद नहीं होगी, 2-3 शेर शायद याद हों कि ईजा दही की दाद जो पाता रहा हूं मैं, हर नाज आफरी को सताता रहा हूं मैं, ए खुश खराम पाँव के छाले तो गिन जरा, तुझको कहाँ कहाँ ना फिराता रहा हूं मैं। अब इसमें देखिए, जो नए लिखने वाले हैं, है ना, जैसे मैं भी हूं, तो हम सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी वर्ड सिर्फ बहर को निभाने के लिए ना उसमें फिट कर दें। जी, जैसे इसमें देखिए पाँव के छालों की बात हुई है, तो खुश खराम वर्ड आया है एड्रेस करने के लिए, है ना। तो ये दोनों चीजें कितनी अच्छी लग रही हैं एक साथ। ए खुश खराम पाँव के छाले तो गिन जरा, तुझको कहाँ कहाँ ना फिराता रहा हूं मैं। और इसमें एक बहुत मेरा फेवरेट शेर है कि एक हुस्ने बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूं। क्या अच्छा शेर है यार। और एक और इसमें एक शेर है कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं। गजब। अब ये सब के बाद भी जॉन को आप बुरा शायर कहेंगे तो। अमूल्य भाई, आपका एक बड़ा जबरदस्त गजल कहूँगा मैं उसको, आपकी एक बड़ी जबरदस्त गजल है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, दोस्ती वाली। मैं चाहूँगा आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। जी, मैं उसको पढ़ देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा था, इसका शिकार मैं भी हूँ, है ना, कहीं ना कहीं। ये मुझे लगता है कि ये मेरे हल्के शेरों में से एक है। अच्छा। हाँ, बहुत हल्के शेरों में से एक है जो कि इतना वायरल हो गया और लोगों को आ गया समझ में। बहरहाल मैं इसको पढ़ दूंगा। इनफैक्ट इसका जो पहला शेर है, जो मतला है, लोग वो भी नहीं सुनते कई बार, कि हम इस तमीज के साथ उसके पास बैठते हैं,
जी। हम इस तमीज के साथ उसके पास बैठते हैं कि जैसे शाह के कदमों में दास बैठते हैं। क्या के हम इस तमीज के साथ उसके पास बैठते हैं कि जैसे शाह के कदमों में दास बैठते हैं। बस एक तू है जिसे दोस्त बोलता हूं मैं, बस एक तू है जिसे दोस्त बोलता हूं मैं, वगरना साथ में ऐसे 50 बैठते। क्या बात, क्या जिंदाबाद, बात, क्या तो वाह वाह। वाह। ये है। हालांकि मैं चाहूंगा अच्छा, लोग मेरे 2-4 शेर और भी गजलें पढ़े। जी 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 मैं चाहूंगा आप अपनी 2-3 गजलें या 2-3 शेर और। मैं एक गजल से आपको वो सुनाता हूँ कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, वो कर भी गया। मैं नहीं कर पाया, वो कर भी गया। यूं ही एक वादा था, वो मर भी गया। क्या कहने, मैं नहीं कर पाया, वो कर भी गया। यूं ही एक वादा था, वो मर भी गया। रास्ते में उलझने ऐसी हुई, अच्छा रास्ते में उलझने ऐसी हुई, मैं भटक कर एक दिन घर भी गया। वाह, क्या रास्ते में उलझने ऐसी हुई, मैं भटक कर एक दिन घर भी गया। वाह, दिल तो सीने में कभी था ही नहीं, वाह वाह। दिल तो सीने में कभी था ही नहीं। आपको देखा तो पत्थर भी गया। क्या कहने यार, बात। दिल तो जिंदाबाद। सीने में वाह। कभी था ही वाह, नहीं। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। आपको देखा तो पत्थर भी पत्थर गया। भी पत्थर गया। भी गया। बस और ये 3 ही शेर याद आए जी इस गजल के। जी। अच्छा गौरव भाई, आपको तहजीब हाफिज साहब फॉलो करते हैं और जी। तहजीब हाफिज आज की शायरी का एक बड़ा नाम है, जी। तो आपसे आपकी उनसे कुछ बात हुई है? आप कितना पसंद करते हैं उनको? तहजीब हाफिज बहुत कमाल के शायर हैं। जी मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें। खासकर उनका एक शेर बहुत अच्छा लगता है मुझे कि तेरी बाहों से दिल उकता गया है। अतः इसमें मतलब ऐसे है कि महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, जी हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। तेरी बाहों से दिल उकता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ क्या रहे हैं। कहने। तो ये देखिए कितना नयापन है इसमें, जी है ना। हाँ, तो वो फॉलो करते हैं मुझे, मतलब कभी लाइव पे होते हैं तो तब उनसे थोड़ी इंटरेक्शन होती है मेरी। जी जी जी। तो अभी तक तो इतनी इंटरेक्शन है, कभी वो कमेंट्स कर देते हैं पोस्ट पे। जी। हाँ, तो तो है, तहजीब उनके हाफिज प्यार साहब है। के 1-2 गजल और कोई? उनका अभी रिसेंटली एक शेर बहुत अच्छा लगा था मुझे कि वो मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, जी। मुझे उसकी खुशियां अजीज हैं। हाँ। वो मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, मुझे उसकी खुशियां अजीज हैं। उसे पहली बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया। क्या अच्छा शेर हुआ यार ये। हाँ। भुला दिया था जिसको एक शाम याद आ गया, आहा, गजाल देखकर वो खुश खराम याद आ गया। क्या खुदा का शुक्र है कि सांस टूटने से पेशतर वो शक्ल याद आ गई, वो नाम याद आ गया। क्या कहने, जिंदाबाद। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। एक लास्ट धन्यवाद। मैं एक रैपिड फायर करूंगा, जी। तो मैं आप दोनों से ही पूछ लेता हूँ आपके पसंदीदा शायर। मैं पहले आपसे पूछूंगा फिर आपसे पूछूंगा, देखते हैं कि किसका पसंदीदा शायर कौन निकलता है। मुझे ऐसा तो- लगता है कि जो हमारी ट्यूनिंग है, हमारा हाँ। जवाब एक ही होगा। हाँ। चलिए मैं हाँ। पूछ लेता क्योंकि हूँ। हम मास से नहीं, हम अहमद शायद- फराज या राहत इंदौरी? अहमद फराज। अहमद फराज। अहमद फराज या परवीन शाकिर? अहमद फराज। अहमद फराज या वसीम बरेलवी? अहमद अहमद फराज। फराज। अहमद फराज या बशीर बद्र? अहमद फराज। अहमद फराज या साहिर लुधियानवी? अहमद अहमद फराज। फराज। अहमद फराज या गुलजार? अहमद अहमद फराज। फराज। अहमद फराज या फैज अहमद फैज? फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज या जॉन एलिया? जॉन एलिया। जॉन एलिया। जॉन एलिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर। थैंक यू।